सूबों से 5-5 नौजवानों को बुलवाया जाए और एक थिएटर वर्कशॉप का इनेकाद किया जाए। मगर अफसोस, सर अफसोस कि 7 दिन की मुसलसल और सरतोड़ कोशिशों के बावजूद हमें कोई इकट्ठा ना कर सके और ना ही कोई ड्रामा बना सके। वही घिसे पिटे सवाल, पाकिस्तान ने हमको क्या दिया? पंजाब तक को लूट रहा है, महरूमियां हैं, तलखियां हैं, और अगर कोई इनसे ये पूछता है कि बताओ तुमने पाकिस्तान को क्या दिया, तो कहते हैं पाकिस्तान तो बना ही हमारी वजह से है। लिहाजा मैं माजूद हूं कि आज कोई ड्रामा नहीं हो सकेगा, मगर ठहरिए, हम इन लोगों को आपकी अदालत में लाए हैं। आप जो पाकिस्तानी हैं, वो है बेवतन पाकिस्तानी, और हम चाहते हैं कि सारी बातें, सारे गिले शिकवे आपके सामने हों, ताकि आप भी जान सकें कि 55 साल की तवील जद्दोजहद के बाद भी हम एक कौम क्यों न बन सके। तो मैं मौजूद अदालत की इजाजत से आज के पहले मुलजिम को अदालत में पेश करने और फर्द जुर्म आयद करने की इजाजत चाहती हूँ। अदालत मुकदमा शुरू करने की इजाजत देती है। जोधो इब्ने मरियम, वक्काबा बिन्ते हवा, अलीगुल इब्ने सकीना, कविता बिन्ते सीता देवी, हाजिर हो। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं। हमें अपनी माँ के नाम से क्यों बुलाया जा रहा है? जबकि शनाख्ती कार्ड और सनदों में हमें बाप के नाम से पुकारा जाता है, इस अदालत में माँ के नाम से क्यों? ये मजाक नहीं, ये वो निजाम है जो राइज है। ये फिक्र शनाख्ती निजाम है जिसमें एक औरत की पहचान उसका बाप, भाई और बेटा तो हो सकता है, मगर वो खुद नहीं। लिहाजा मुल्जिमान को कहा जाता है कि वो जल्द अज जल्द हाजिर हों और मौजूद अदालत का वक्त बचाएं। मुझे तकिया हो तेरे साथ हो जमाले, ओ मुझे तकिया हो तारमा हो जमाले, ओ देखो तेरे वाली बंदे हो जमाले, ओ देखो तकिया हो तेरे साथ हो जमाले, ओ मुझे जमालो जतने काम हो जमाले, हो जमालो जमालो
शऊर की तालीम लेंगे तो वो भी कल कला को अपने अबू को पहचानेंगे, वो भी आपके खिलाफ खड़े होंगे। तो आपने उसी वक्त से ऐसी पॉलिसी बनाई कि सिंध में आना तालीम कभी परवाह न चल पाए। कराची यूनिवर्सिटी में तो आप तक किसी सिंध के डोमिसाइल रखने वालों को दाखिला ही नहीं दिया जाता। कराची यूनिवर्सिटी में बलोचिस्तान से, पंजाब से और सरहद से तो कोई स्टूडेंट आ सकता है, लेकिन अंदरूनी सिंध का डोमिसाइल रखने वालों को उसमें एडमिशन नहीं मिलता। ये है आपकी तालीमी पॉलिसी सिंध के लिए। आप कहते हैं आपने कराची को इतनी तरक्की दी कि उसको तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरक्की याफ्ता शहरों में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जनाब हमें बताएं, हमसे पूछें, आपने तो सिंध से कराची ऐसा छीना कि आज भी हम अगर कराची जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आप सिंध से आए, आप सिंध से आए। और ऐसा हमें लगता है कि जैसे कराची सिंध का नहीं, कोई इस्लामाबाद का हिस्सा हो। वकील साहब, आपने कहा कि आपने सिंध की जमीनों को आबाद किया, आपने सिंध की जमीनों को दरखेजी आबाद किया, लेकिन वकील साहब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले सिंध एक सहरा था? आप ये समझते हैं कि सिंध में कोई फसलें नहीं उगती थी? हाँ, ये जरूर हुआ है कि पाकिस्तान बनने के बाद आपने वहां पर जो सदियों से काश्त कर रहे थे, आपने उन भाइयों को बेदखल किया, इन बैराजों के नाम पर। आपने इन बैराजों की जमीनें यहाँ के रिटायर्ड फौजियों को दी थी। मैं यहाँ पर दोहराऊं कि आपने कितनी जमीनें किसको दी है? 11,24,250 एकड़ जमीनें पंजाबियों को दी गई और सिंध को कितना हिस्सा मिला? सिंध को सिर्फ 2,45,250 एकड़ दी गई। और ये आप बात करते हैं कि आपने सिंधियों के लिए बैराज निकाले। बड़े दुख की बात है वकील साहब, और बड़े दुख की बात है मेरे सुनने वालों। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ का जो पंजाबी का वहां पर जमींदार गया है तो वो सिर्फ अकेला नहीं गया, वो तो मजारा भी अपने यहाँ से लेकर गया है। और उस मजारों में जाकर हमारे वहां पर काश्त करने वाले सदियों से पुराने जो काश्तकार थे उनको जाकर बेदखल किया। और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान आपने आबाद किया है। जनाब वाला, मैं तो यही कहूंगी कि ये तो पाकिस्तान के नाम पे हमसे ज्यादा जुल्म हुआ है। हम पाकिस्तान बनने से पहले तो इससे ज्यादा खुशहाल थे, और नाइंसाफी किसके नाम पर हमसे हुई? पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। क्या आप नहीं जानते कि सिंध वो सूबा था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई थी? सिंध असेंबली वो वाहिद असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के लिए करार पास कराई थी। जनाब वाला, आप तारीख क्यों भूल जाते हैं? जनाब वाला, आप क्यों भूल जाते हैं कि वही लोग वतन, वही लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, अब वही लोग गद्दार कहलाए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने बैराजें निकाली, वहां से आपने लोगों को जमीनें दी, लेकिन आज की बात करें, अगर आज की बात करें तो आज अगस्त के महीने में उन बैराजों के नीचे पानी का एक कतरा पट नहीं है। आज की बात करें तो आज हमारे खेतों में अनाज नहीं भूख उगती है। आज की बात करें तो आपका अमीर महसूस फरमाता है कि गुर्बत की शरह सिंध सूबे में 50% से ज्यादा है, और 50% से लोग गुर्बत की शरह से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तरक्की दी है हमें पाकिस्तान ने। मुझे बताएं, गुर्बत की शरह में जब सबसे निचली सतह पे है तो आपने तरक्की कहाँ पे की है? आपने क्या अपने बड़े वडेरों को और सरमादारों को अगर आपने फैक्ट्रियों के लाइसेंस दे दिए तो ये सिंध की तरक्की थी? और जनाब वाला, आप कहते हैं कि पाकिस्तान बना है तो हमारे लिए तरक्की के रास्ते खुले हैं, और आप कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें खुशहाल किया है। जनाब, कुदरती मसाइल पर आए। हमारे पास सिंध में तेल, गैस, कोयला, कराची पोर्ट, आप बता सकते हैं कि आप वहां से कितना रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं इसके नाम पर, लेकिन वो रेवेन्यू कहाँ पर खर्च होता है? आपका वजीर से फरमाता है कि 82% लोग सिंध में अनएम्प्लॉयड है, वहां पर उनको मुलाजमतें नहीं मिलती। लेकिन आप देखते हैं कि मुलाजमत के नाम पे, मजदूरी के नाम पे वहां का पैसा सरहद भी जाता है, वहां का पैसा पंजाब भी आता है। ये कैसा सूबा है? ये कैसी कुर्बानी है जो पाकिस्तान के नाम पर आप ले रहे हैं? एक तरफ तो हमें कहा जाता है कि पानी कम है,
और आपको पानी नहीं मिलेगा क्योंकि बारिशें नहीं होती और ग्लेशियर नहीं पिघल रहा है, दुनिया में पानी कम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप बड़े बड़े डैम्स बनाने जा रहे हैं, आप कालावाड़ डैम बनाने जा रहे हैं, आप थल कैनाल बनाने जा रहे हैं। मुझे बताएं ये थल कैनाल, ये कालावाड़ डैम, ये क्या काम आए, ये किसके लिए है, इससे उनको क्या फायदा देगा? आप तो ये कहना चाह रहे हैं कल आप ये डैम वगैरह बनाकर आप इस सिंध को यहाँ पर सिंध का पानी, सिंध दरिया का पानी वहां पर न पहुंच सकेगी। यहाँ से आपकी गैरबाद और बंजर जमीनें तो आबाद हों, लेकिन वहां सैकड़ों जमीनें जो है वो बंजर बन जाए जो अब आबाद होती है। मैं आपको क्या अल्फाज दोहरा दूं कि हमारे पास कितनी जमीनें हैं जो ये 4 सालों में गैरबाद बन रही है। आप मुझे शराह बता दें कि इन 4 सालों में कितना फीसद अनाज उगता है, ये किसने किया है हमारे साथ? ये एक तरफ मरकज चिंता है कि सिंध हमेशा उसके खिलाफ जाता है, लेकिन सिंध की आवाज किसने सुनी है? आज हमें यहाँ पर अगर बात करने के लिए बुलाया गया है तो किस शिकल में बुलाया गया है? हमें मंजूरों के कटारे में दिखाया गया है, हमें ये कहा गया है कि आपके सामने इतने लोग बैठेंगे, आपको अपने मसाइल सुनाने हैं। हम वहां से सिंध से तो ये चले थे कि हमने मसाइल सुनाने हैं और मिल बैठकर कोई बात करनी है, लेकिन यहाँ पर आए हैं तो आप लोगों को बुलाकर हमें कचहरे में खड़ा कर दिया है, हमें फिर से आपने मुलजिम बना दिया है। अब तो ये अदालत ये भी कोशिश करेगी कि हमें मुजरिम साबित किया जाए, हमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, हम पर गद्दारी के इल्जाम लगाया जाए। देखा जनाबे वाला आपने किस जटाई से ये लोग पाकिस्तान और पंजाब पर बेबुनियाद इल्जाम लगा देते हैं और ये भी नहीं सोचे कि जब बैराज जो बना तो हर साल जो लोग वहाँ दरबदर होते थे वो किस कदर खुशहाल हो गए हैं। ये तो बात मैंने पहले ही बता दी कि ये खुशहाली वहाँ पर किसकी खुशहाली है, वहाँ पर किसके चक बसते हैं, वहाँ पर किसके पिंड बसते हैं, वहाँ पर कौन गुजारी खुशहाली है, ये तो हमने पहले ही बता दिया। अब हम शक्कर बैराज और कोटड़ी बैराज के नाम पर आपके कितने बहलावे में आए, ये बात तो हो चुकी है। और आप क्या देते हैं हमें? ज्यादा से ज्यादा वहाँ पर पानी के लिए कोई जीतता है तो आप उसको एक वजारत दे देते हैं। अभी आपने क्या किया? हमारे एक साहब थे वो बड़ा चीखते थे कि पानी सिंध को नहीं मिलता, पानी सिंध को नहीं मिलता, लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ आपने उसकी जमीनों को आबाद करने के लिए, और उसका वाटर तो ये 12 महीने तक चलता है, लेकिन उसके पास आसपास के गांव में पानी नहीं जाता। ये कौन सी आपका इंसाफ है? बिल्कुल गलत बात है जनाबे वाला, इनकी तो बातों से ही बगावत की बू आती है। जरा सोचिए कि जिस सूबे से 4 लोग पाकिस्तान के वजीर आज़म बन सकते हैं, वहीं के लोग इस तरह की बगियाना ख्यालात रखेंगे। इनकी हरकतों की वजह से एक मरकज मजबूर होता है कि वो फौज भेजे और यहाँ के डाकुओं को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। पहले तो मैं वजीर आज़म की बात करूंगी, उसके बाद हम फौज पे भी आएंगे कि फौज वहां पर आकर क्या करेंगे। आप बात करते हैं वजीर आज़म की, आप बात करते हैं कि सिंध को आपने 4 वजीर आज़म ले लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वजीर आज़म की भी कोई कौमियत होती है? क्या वजीर आज़म भी कोई बलोच, पठान और पंजाबी होता है? अरे उसका तो एक तबका होता है, तबका, वो स्पेशली तबका होता है। क्या तुमने हमारे वजीर आज़म के गाँव आकर नहीं देखा? क्या तुमने नहीं देखा कि उनके गाँव में जो हमारे हल चलाते थे वो आज भी हल चलाते हैं? और इन वजीर आज़म के नाम पर तुम आवाम को क्या देते हो? तुम कुछ ये तो बता दो। और तुम कहते हो कि तुम्हारी फौज हमें सिखाने के लिए आती है और तुम्हारी फौज हमें मुर्गे वतन बनाने के लिए आती है। हाँ, मुर्गे वतन बनाने के लिए वाकई आती है, लेकिन जब आती है जब जमहूरियत के लिए हम आवाज बुलंद करते हैं, वो वाकई जब फौज आती है जब अपनी हुकूक की आवाज बुलंद करते हैं। क्या हमें याद नहीं है कि 1 यूनिट में क्या हुआ था? क्या आपको याद नहीं है कि MRD में क्या हुआ था? अरे MRD पर तो यही फौजी लोग थे, और MRD पर तो अरे ये क्यों बोल जाते हो आप कि जब भी हमारे पास फौज आती है यही बना कर आती है कि अमन और अमान का मसला है, डाकुओं का मसला है, ये मसला है, वो मसला है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ये डाकू कहाँ से आते हैं? डाकू किसने पैदा किए हैं? डाकू भी पैदा होते हैं तो फिर फौज भी आती है। जब फौज आती है तो वो गांव-गांव पर गोलियां चलाती है, और वो गांव-गांव में जब बच्चे मरते हैं तो मैं जनाब आली से ये पूछना चाहूंगी क्या वो बच्चे भी डाकू हैं? मैं जनाब आली से पूछना ये चाहूंगी कि MRD की तहरीक में तो हमारी औरतें भी मरी हैं, MRD की तहरीक में तो पूरे के पूरे गांव भी जले हैं। अरे तुम लोगों को क्या मालूम? तुम सिर्फ चलो मेरे साथ, मैं डाकू हूँ और मेरा
शहीदों का चौक बना हुआ है, वहाँ तो हर जगह पर ये खून बहाया गया है। ये सब धारे थे, ये सब ताकत थे आपकी नजर में? अरे गांव के गांव पूरे तुमने जला दिए, तो क्या पूरा गांव डाकू हो जाए? तो इस तरह का आप ये कहते हैं कि पूरी सिंधी कौन की डाकू होती है और आप उन डाकुओं को कंट्रोल करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप पर वाजे करना चाहती हूँ कि वहाँ पर डाकू उसको कहते हैं जो जमहूरियत की बात करता है, वहाँ पर डाकू उसको कहते हैं जो हुकूमत की बात करता है। और ये डाकू का ड्रामा तो 47 से चला है। मोहम्मद बिन कासिम के जमाने में डाकू का ड्रामा चला था, उसने भी कहा था कि डाकू और उनके जहाजों को लूट के ले गए हैं, तो अब हमारा हमला करना जायज बनता है। तो ये जायज बनाने के लिए, अपने अमल को जायज करने के लिए तुम कितने बेगुनाह लोगों को डाकू कहकर मारोगे? जरा बताओ तो सही। जनाबे वाला, नोट किया जाए, ये लड़की हिंदू है और साफ तौर पर इसकी बातों में हमारे दुश्मन मुल्क की मोहब्बत नजर आती है। मुझे तो ये हिंदुस्तान की जासूस मालूम होती है। मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करूंगी कि मुतालिका एजेंसियों से इस लड़की के मुतालिक मालूमात करवाई जाए, ताकि ये कल को हमारी दूसरी अदलियतों में कोई गलतफहमी न पैदा करे। अरे हाँ, ये भी बात मैं बताना आपको भूल गई कि मैं वाकई हिंदू हूँ। मैंने आपसे ये भी कहना था कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुझे तो ये याद है कि जिन्ना ने जब पाकिस्तान बनाया था तो उसने अभी एक यही तकरीर की थी। उसने कहा था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट बना रहा हूँ। उसने कहा था कि आपके बाद न कोई क्रिश्चियन है, न कोई हिंदू है, न कोई सिख है, न कोई मुसलमान है, आपके बाद सब पाकिस्तानी है। बड़े अफसोस की बात है कि आप वही बात हमारी अदालत कर रही है कि ये हिंदू है, ये अक़लीत है, ये माइनॉरिटी है। अरे हमें भी तो मौका था कि 47 में हम भी बात थे, वहां से भी लोग भाग कर यहाँ आए, तो हमें भी ये मौका था कि भाग कर वहां पे जाते, लेकिन नहीं, हम अपनी धरती से गद्दारी नहीं कर सकते थे। हमने इस धरती का पानी पिया है, हमने इस धरती के दूध से जन्म दिया है, और हम ऐसे कैसे अपनी धरती को छोड़ सकते थे? हमारे पास क्या मराहत नहीं मिल सकती थी? क्या हमने नहीं देखा है कि वहां से आने वाले तबके को यहाँ क्या क्या नहीं मिला? क्या हमें वहां नहीं मिल सकता था? लेकिन हम लोगों ने जो हम वहां पर पाकिस्तानी बनकर बैठे हुए हैं, आप अब वही झगड़ा दोबारा शुरू करके हमें कोई सिंधी बना रहे हो, कोई हिंदू बना रहे हो, ताकि फिर हमें ये पैदा हो कि ये सिंधु हिंदी है, ये हिंदू सिंधी है। इस किस्म की आप बातें वहां पर कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, मुझे फख्र है कि मैंने 47 में पाकिस्तान अपनी धरती मैंने नहीं छोड़ी। मैंने 47 में जिस धरती का पानी पिया, मैंने वो धरती नहीं छोड़ी। हाँ, उसके बदले में मुझे ये हुआ कि मैं काफिर थी, इसलिए मेरे पूरे सूबे को काफिर कहा गया। चूंकि मैं हिंदू थी, इसलिए मेरे पूरे सूबे पर यह इल्जाम लगता रहा कि भारत नवाब है, भारत दोस्ती में ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप क्यों भूल जाते हो अपने कायदे-आज़म को, जब उसने कहा था कि पाकिस्तान आप क्यों भूल जाते हो जब उसने कहा था कि यहाँ पर कोई अक़लियत नहीं होगी? आप क्यों हमें अक़लियत बना रहे हो कि हम अक़लियत है? हमें क्यों बुलाया गया है? हमें क्यों ये कहा जाता है कि हम हिंदू और हमारे मफादात हिंदुस्तान से मिलते हैं? हमें आप कभी पाकिस्तान तस्लीम तो करो। हमने भी पाकिस्तान बनने पे दिए जला है, तो हम भी बड़ा खुश हुए थे, हम भी नाचे थे, हम भी गाए थे कि हमारा भी इसमें सारी पक्का वहां मार जाएगा, हमारे में जो काली भेड़े हैं वो चली जाएगी। लेकिन नहीं, तुमने यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं पर जमीन और ज्यादा सख्त कर दी ताकि वो कभी पाकिस्तानी न बन पाए। तुमने कब चाहा है कि पाकिस्तानी बने? तुमने यही चाहा है कि हम सिंधी बलोच पठान और लोग बने रहे, हिंदू बने रहे। ये तुम्हारी साजिश है जिसमें आज हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जनाब, मैं फैसला आपके सामने रखती हूँ, मैं यह भी फैसला आपके सामने रखती हूँ कि मुझे जो मुजरिम कहा जाता है, अब मुजरिम बनाने में देर नहीं लगती। मैंने गद्दारी के भी इल्जाम सहे हैं, मैंने काफिर होने के इल्जाम सहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा सा फैसला कर लें, आप अगर ये फैसला कर लें कि हमने वाकई क्या हूँ, कि हमें वाकई पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, क्या वाकई में जो मसलों की बात कर रही हूँ वो मसले नहीं है, वाकई में जो बात कर रही हूँ पाकिस्तान की दुश्मनी है। अगर आप समझते हैं ये पाकिस्तान दुश्मनी है, तो फिर मैं पाकिस्तान दुश्मन हूँ और मुझ पर
جو سزا دی جا رہی ہے قبول ہو. جناب والا اس مقدمے کے دوسرے بڑے ملزم ہمارے سرحدی صوبے NWFP سے ہیں. فرشتہ بنت اسد، عائشہ بنت زینب، زمان خان ابن فاطمہ حاضر ہوں. افغان بھائیوں کا مسئلہ ہو یا منشیات کا، اسمگلنگ کا مسئلہ ہو یا جنگلات کی کٹائی کا، آپ ہر معاملے میں مرکز کو اور خاص طور پر پنجاب پر الزام رکھتے ہیں. کیا تم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہو؟ خانہ خراب کچھ سارے جرائم تو تم خود کرتی ہے اور الزام ہم کو دیتا ہے. تم نے اب تک ہم کو اپنا شناخت نہیں کیا ہے. ہمارے صوبے کا نام آج سے 100 سال پہلے انگریز نے رکھی تھی. ہمیں 55 سال ہو گئی آزادی کا، ہم کو ابھی تک اپنے صوبے کی نام نہیں دی جا رہی ہے. اس کی پیچھے کیا سازش ہے؟ جناب والا ملزمان کی بدماشی دیکھیں، ابھی تو کارروائی شروع ہی نہیں ہوئی اور انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا. یہ تو قوم کی جھگڑالو ہیں. پاکستان نے لاکھ کوششیں کی کہ کسی طرح یہ مہذب ہو جائیں. مرکز نے کئی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا مگر ان کی حالت دیکھیں. ہمارے نوجوانوں کا ایونٹ آپریشن کو دیا گیا ہے. اسمگلنگ کے ذریعے جنگلات کی کٹائی سے افغانستان کے نام پر بیرونی امداد کو کام کر رہے. تم لوگ اتنا بےحیث ہو گئی ہے کہ رات کو دن کہتے ہوئے بھی تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے. سارے اسمگلنگ چاہے وہ منشیات کی ہو یا اسلحے کی کرتے تو تم ہی لوگ ہو نا. اوے ظالم بچہ، ہمارا حالت تو دیکھو، ہمارا وطن نہ کر دیکھو. کوئی منشیات دیکھتے ہو ایسا ہوتی ہے. یہ تو بڑا بڑا خان ایک پیغام کرتی ہے. ہم تو ان کو احساس بھی نہیں سمجھتے اور پختون کیسے ہوگی. بات پاکستان کی ہو رہی ہے. پاکستان کی جیلی فوج ہمیشہ سے پختون لوگوں کو خوش آمدید کہتی رہی ہے. وہ بھی ایک پوزیشن نہیں تھا جس نے کہ وہ نہیں بنائی تھی. اور وہ تم کس فوج کی بات کرتی ہو جس نے پاکستان کو 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دی اور تم اس کو سلوٹ مارتی ہو اور ان کو تم نشانے کر اور دم میں جرات دینا چاہیے. تم دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں نے کبھی بھی سرنڈر نہیں کی جو کہ بنگلہ دیش میں پاکستانی فوجیوں نے اور چند پیادہ فوجیوں نے سرنڈر کی تھی. یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات ہے. اس موضوع پر ابھی بات نہیں کی جا سکتی. تم یہ بتاؤ کہ پاکستان نے تمہیں کیا نہیں دیا؟ اس نے تمہیں پہچان نہیں دی، ترقی نہیں دی، لیکن تم لوگ تو لوگ ہی احسان فراموش ہو. انڈسٹری ابھی تو بہت تھوڑی دیر وقت ہوا ہے کہ سندھ کا ایک وزیر اعظم تھی جس نے کہ بدون آمادگی کو ٹیکس فری زون بنائی تھی اور جس کے بعد ہمارے وہاں پہ کسانوں نے اس کی گاچھ کو توڑ دیا تھا. آپ نے خود ہی میرے منہ کی بھی بات چھین لی. اور چینی تم ہماری بات سن بھی نہیں سکتی ہو. اور میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، ہم تمہارا صوبے سے پنجاب سے ایک وزیر اعظم آئی تھی جس کا نام تھا نواز شریف. اس نے آ کر فوراً سے اس کو ہماری انڈسٹری اسٹیٹ کو ختم کیا اور ذاتی کاروبار کی نفاذ کے لیے پنجاب میں ٹیکس فری زون بنا دی. اور حدود کے لوگ پھر فوج قائم کرنے پر مجبور ہو گئے. یہی کہو گے تم؟ مگر معزز عدالت کی توجہ میں اس جانب دلانا چاہوں گی کہ دراصل اس کے بہائنڈ پیسے کی لالچ ہے جس کے تحت فوج کی کاشت کی جاتی ہے. اب اگر ان کے جوان ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں اور نشے کو پورا کرنے کے لیے اسلحے کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کو تو کوئی قصور نہ ہوا نا. اور چلو میں تم کو بتاتا ہوں اس کا کیا معاملہ ہے. یہ سارا کام افغانستان کے انقلاب سے شروع ہوا تھا. ارے تمہارے تو اپنے فوجی جرنل اس چیز کو مانتا ہے کہ اس افغان جنگ لڑنے کے لیے ان کو پیسہ چاہیے تھا جس کے لیے انہوں نے خود فوج کی کاشت کو بڑھائی اور اسلحے کی اسمگلنگ کروائی
اور ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دی. मगर तुम्हारे सूबे में खुशहाली तो आई थी ना? खुशहाली कैसे खुशहाली की बात करती हो? खुशहाली तो आई है, ठीक है, मानते हैं कि खुशहाली आई है, लेकिन वो खुशहाली क्या आई है? वो खुशहाली दौलत के मॉडल टाउन में आई है, जिसमें असली की गवाह से रहने के गरीब पुख्तून तो आती है, नगर पर चलने वाली दोनों की आवाज की क्यों चल रही है? अशनगर के किसान बगावत में कौन कौन से बैरूनी हाथ हैं? इसकी तरफ अभी बात नहीं की जा रही, मगर आज भी किसानों पर गोलियां चल रही है बीबी, आज भी किसानों पर गोलियां चल रही है. और तुम कहते हो कि फिर बात होगी, मैं बोलता हूँ अशनगर के मासूम और गरीब किसान ये रेल देखते हैं, असला का कारोबार करते हैं. आखिर उन लोगों बच्चों को क्या तस्वीरें, फिर भी हमसे ये उम्मीद किया जाता है कि हमें सजाई नहीं करेगा. तो वकील साहबा, मैं तुमको ये बताना चाहती हूँ कि हम जिंदा शक्ल से और जैसे कि हर इंसान जिंदा इंसान अपने हक के लिए लड़ता है, बात करता है, हम भी बोलेगा और उस वक्त तक बोलेगा जब तक जन्म बाकी है, और उस वक्त तक बोलेगा जब तक हमारे मुंह में जबान बाकी है. आप लोगों की हटदर्दी देखते हुए मेरा तो ये दिल चाहता है कि आप सबकी जगह वहाँ अफगान ही आबाद कर दिए जाए. वो ऐसा ही करेगा खुशी तुमने ऐसे ही किया. अफगान भाइयों का माल हटा कर चलते ये करते हमारे घरों की रोटी छीन कर उनके घरों को तुमने चलाया है. तुमने उनके नाम पर दी गई इमदाद से अपने महल बनाने थे और तुमने अपने महल बनाए, इसलिए इस रिवर्स हमें क्या मिला? हमारा वो सारा कारोबार हम करते थे वो अब वो कर रही है. अरे इन लोगों की वजह से तो हमारे शहरों में तरह की गर्मी नहीं मिलती है. जहाँ कहीं भी घर देखने जाती है कहते हैं हमारी आदमी आई और ज्यादा पैसे देकर ज्यादा घास देकर जब कराटे ले ली उनके घरानी भी चमड़े की कहानी है और मार्केटों में भी उनकी चमड़े की कहानी है. जिस बात पर तुम्हें फख्र करना चाहिए उसी बात पर एहतजाज कर रहे हो. फख्र, इसको तुम फख्र कहती हो. हम उन लोगों की मेजबानी पर फख्र करेंगे जो अपने वतन में रहकर लड़ने के बजाय दूसरों के वतन में आ जाती है और सारी दुनिया से भीख मांगती है और फिर मेजबानों के घर पर कब्जा करती है और इनके कारोबार पर कब्जा करती है. ऐसे लोगों को हम मजदूर समझते और बनाना देखते हैं. ये सरीहान बगावत है और इल्जामात हैं कि अफगान भाइयों को मिलने वाली इमदाद से लाहौर में महल बनते हैं. मुमकिन से बात देखो थोड़ा स्टीम का देखो. जहलत से पहले लोगों के पास क्या थी? जब जहलत आई उसने अफगानिस्तान के इनकलाब के लिए एक साजिश चली. उसके बाद क्या हुआ? बिजलियां पैदा करते हैं और बल्ब पंजाब में चलता है. फिर हम कहते हैं कि हम बताओ. इसमें पंजाब के लोगों की मेहनत का हाल है. हाँ, लोग का जीने और लूटने का लूटने में मेहनत होती है ना. चलो मेरे साथियों, इधर हम इनसे और बात भाषा नहीं करते. अब हम अपना रास्ता खुद निकालेंगे. इनसे हमारा रास्ता कोई नहीं. चलो ये सारी सूरत हाल मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने है. कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तीसरे बड़े मुलज़िम को के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत फरमाए. इजाजत है. शेरहान इब्न फातिमा, शहबाज इब्न हानी, गुलाम खान इब्न जमरूद हाजिर हो. लैला लैला हमारे ऊपर जो इल्जाम है वो हम भी जानते हैं और ये सब इसलिए हम चाहते हैं कि आप अदालत का वक्त जाया न करें और अपने बुत बने जज से कहें कि हमें सजा सुना दी जाए. क्यों? क्या तुमको सजा से डर नहीं लगता? अगर पाकिस्तान ने तुमको अलग कर दिया तो क्या तुम जिंदा रह सकोगे? हम तो सदियों से जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे. तुम ये बताओ कि अगर हमें पाकिस्तान से अलग करोगे या निकालोगे तो क्या तुम जिंदा रह सकोगे? ये उस कौम के लोग हैं जनाबे वाला
कि जो पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद पाकिस्तान में शामिल हुए। हालांकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी में सबसे कम, इसके बावजूद पाकिस्तान ने इसे एटमी धमाके का शरफ बख्शा है। ये जो एटमी धमाका हुआ है ये चांदी में नहीं हमारे दिलों पर हुआ है। बीच में बात बोलो, तुम्हें बोलने का मौका दिया जाएगा। आज भी पूरे बलूचिस्तान को शक है कि हमारी बात यहाँ पे सुनी जाएगी या नहीं। बिल्कुल सुनी जाएगी। आज हम इसीलिए आए हैं और आपको यहाँ इसीलिए बुलाया गया है। याद करो वकील साहब, जब जब तुम लोगों ने हमें यहाँ बुलाया है और हम आए हैं, जब वापस गए हैं तो हमारे कंधों पर अपनों की लाशें हुई हैं। हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या तुम लोगों को बताओगे कि रियासत कल्लात को पाकिस्तान में कैसे शामिल किया गया, जो पाकिस्तान आजाद होने के 1 साल बाद की गई थी? जनाब वाला, मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 1978 में कायदे आज़म ने बलूचिस्तान को, रियासत बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक सूबा बनाया। उसमें ये मुआहदा किया गया था कि बलूचिस्तान में जो भी मसाइल हैं वो बलूचिस्तान में ही सर्व होंगे। लेकिन जनाब वाला, वो मुआहदा आज भी मौजूद है। उस वक्त के खान अब्दुल्ला अहमद यार खान के बेटे के पास उसने बलूचिस्तान हाई कोर्ट में रिट दायर की, लेकिन सब बेसुध। उसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया कि हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाया, क्या उसके दस्तखत भी नकली होंगे? ये सब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ जनाब, आप ये फैसला कर दें कि कायदे-ए-आज़म से बढ़कर पाकिस्तान के लिए कोई है या नहीं। अच्छा काम करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। ये तो तुम भूल जाते हो, पूछना पड़ता है, और जब नहीं पूछते हैं तो गद्दारी का इल्जाम लगाते हैं। क्योंकि अगर नहीं पूछोगे तो लोग आवाज उठाएंगे, और जब आवाज उठाएंगे तो उन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर फौज पेशी की जाएगी। मैं अदालत की तवज्जो इसी तरह दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा इसी इलाका से बगावतें हुई हैं, जिनको कुचलने में वतनी अजीज के जांबाज फौज के न जाने कितने जवान शहीद हुए हैं। कैसी फौज? जिन्होंने अपने भी लोगों पर गोलियां बरसाई और उसकी जश्न मनाई। हम ऐसी फौज को न मानते हैं न मानेंगे जो अपने पेट काट कर उनको उनकी तनख्वाह पहुंचा दें। इसी बात को सुलझाने के लिए आज तुम्हें यहाँ लाया गया है। साथ में आखिरी बात तुमको याद दिलाया गया कि पाकिस्तान ही हम सब की पहचान है। हमें ऐसी पहचान नहीं चाहिए जिसका नाम हमारे बुजुर्गों के लहू से लिखा गया हो। जनाबे वाला, मुल्ज़म खुदम खुदर जुर्म का इकरार कर रहा है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इस मुल्ज़म को ऐसी सजा दी जाए कि इसके बाद कोई बागी इस पाक धरती पर पैदा ना हो। जो सजा तुमने पिछले 55 साल से देते आ रहे हो, उससे बढ़कर क्या और क्या जुर्म होगा? तुमने हमको पाकिस्तान में शामिल किया था मगर हमारी मर्जी से नहीं, बल्कि तुमने हमको फतह किया था और बार-बार करते रहे हो, और फिर हमारे साथ वही शुरू करते हो जो एक फातिहा कौम मफ्तूह के साथ करती है। क्या बकवास करते हो? पाकिस्तान ने हमेशा तुम्हें ना समझ बच्चे की तरह समझाने की कोशिश की, और जब तुम ना समझे तो थोड़ी सी सरदर्श और पिटाई तो तुम्हारी होनी ही चाहिए। वकील इस तरह से अहमकों की जन्नत में रहते हैं, थोड़ी सी पिटाई। जनाब वाला, क्या किसी मुल्क ने अपने मुल्क के ऊपर हवाई जहाजों से हमले करवाए हैं? बलूचिस्तान पर 3 दफा फौज पेशी की गई, जिसमें एयरफोर्स के जहाज में थे। जनाब वाला, आप लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि वहां पर किस लिए फौज पेशी की गई। इसलिए उन्होंने अपना हक मांगा था। वो नहीं चाहते थे जो यहाँ पंजाब में हो रहा है, जो इनको फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं वही मांगते थे, और जो कायदे-ए-आज़म ने वहां पर दस्तखत किए थे मुआहदे पर, उसी को मांगते थे कि जो मसाइल यहाँ से जा रहे हैं हमें उनमें से जो रॉयल्टी है, जो मुआहदा किया गया है, वो मिलने चाहिए। इसके बदले में पाकिस्तानी फौजों ने बलोचों के घरों पर हमले बोल दिए, जिनमें एयरफोर्स के जहाज थे। उन फौजियों ने, उन बेगैरतों ने वहां की बलोच औरतों की इज्जत आबरू की कोई मान नहीं रखी, और वहां के, मुझे बहुत शर्म से कहना पड़ रहा है, इस महफिल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने वहां की बलोच औरतों के ब्रेस्ट काटे। जनाब वाला, ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है? ये वही सिस्टम है जो बांग्लादेश के साथ की गई, ये वही है जो वहां पे बलूचिस्तान में की गई। उन बेगैरत फौजियों ने, क्या हम उनके खिलाफ नहीं बोले? अगर नहीं बोले तो कब तक नहीं बोले हम लोग?
तुम्हारे तो और भी बहुत सारे मसाइल है ना। मैं खबरदार कर दूं कि अदालत को जज्बाती बातों से नहीं बल्कि हक़ाइक़ की जरूरत है। जनाब वाला, हक़ाइक़ इससे ज्यादा और क्या होंगे? हक़ाइक़ उस कौम के वो मुसन्निफ देते हैं जो किताबें लिखते हैं। जनाब वाला, आज तक हमारे जितने राइटरों ने लिखने की कोशिश की, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उनके मुंह हमने नहीं देखे। वो हमसे आज तक साथ हैं, वो हमें मिले ही नहीं, उनकी लाशें भी नहीं मिली, उनकी बीवियां आज भी उनकी मुंतज़िर हैं कि कब तो वो मिलेंगे हमें। भैया अगर कुदरतन तुम्हारे इलाके में पहाड़ हैं और गैस के पाइप बिछाना मुश्किल है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? जनाब वाला, उन पहाड़ों पर आपके टैंक तो आ सकते हैं बलूचों पर हमला करने के लिए, लेकिन वहां पर पाइपलाइन नहीं बिछाई जा सकती। ये कहां का इंसाफ? जिन शहरों से गैस गुजरती है और पंजाब, लाहौर, सिंध, पेशावर, इस्लामाबाद तक पहुंचती है, जिन शहरों से गुजरती है उन शहरों को भी ये इजाजत नहीं है कि वहां से अपने लिए कनेक्शन दें। ये अगर जुल्म नहीं है तो क्या है? देखो, इतनी सी बात में कोई कौम गद्दारी में नहीं उतर आती। इतनी सी बात? हाँ, तुम्हारे लिए इतनी सी ही बात होगी। तुम लाहौर और इस्लामाबाद की कोठियों में रहने वाले इसको इतनी सी ही बात कहोगे। पंजाब में बैठकर इस गैस पर रोटियां पकाने वालों, ये जानकर तुम शर्म से डूब मरो। मगर नहीं, मजलूम कौमों को लूट लूट कर तुम्हारे पेट और महल इतने बड़े हो गए हैं कि अब लुटने के लिए हमारी आवाज तुम तक पहुंच ही नहीं सकती। मैं पहले ही मुंतजिर था कि तुम भी और कौमों की तरह बेचारे पंजाबियों को ही इल्जाम दोगे। जरूर, क्योंकि अगर वजीर आजम बलूचिस्तान का होता तो वो चाकी में एटमी धमाका कभी नहीं करता। अगर करता तो 1000 बार सोचता और वहां के आवाम से पूछता। जनाब वाला, बलूचिस्तान के लोगों को ये पता ही नहीं कि उनकी सरजमीन पर एटमी धमाका हो रहा है। और जनाब वाला, रात को 9 बजे की खबरों में आती है कि चाकी में एटमी धमाका किया गया। पंजाब को दिखाया जाता है कि वहां के लोग लड्डू बांट रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि वहां के लोग लड्डू बांटते हैं, ऐसी चीजों पर लड्डू बांटे जाते हैं जनाब। और इसीलिए आज तक 28 मई को बलूचिस्तान में मैं खुद उनमें शामिल हूँ कि ब्लैक पट्टियां हम अपने हाथों पर बांधते हैं और ब्लैक जो है झंडे अपने मोटरसाइकिल गाड़ियों पर लगाते हैं 28 मई के दिन। वजीर आजम की बात करते हो, वजीर आजम पूरे मुल्क का होता है, मगर तुम विरोधी कौम परस्ती के कभी भी कासब से बाहर नहीं निकलोगे। वजीर आजम नहीं का भी हो, खिदमत पंजाबी की जाता है। हम तो ये जानते हैं कि ये मुल्क बना ही 3 कौमों के लिए था, एक मुहाजिर, दूसरा पंजाबी और तीसरी फौज। बहुत फरमाइए जज साहब, ये बेवकूफ फौज को भी ये कौम ही कह रहा है। क्यों ना कहूं जनाब, जो फौज अवाम अपने ही अवाम पर हमला करे और अपने ही अवाम की कत्ल गारत करे, वो एक कौम ही हो सकती है, वो एक फौज नहीं। तुम्हें पता है कि फौज में हर कौम से लोग भर्ती किए जाते हैं। नारे पंजाब के अलावा बाकी सूबों से आठवीं विधान के बराबर है जनाब। जिसके मुंह को अपने ही लोगों का लहू लग जाए, वो ना तो सिंधी है, ना पंजाबी है, ना पठान है। मगर पंजाबी हो सकते हैं, ये गलत भी नहीं है। तुम्हारे इदारों के इदारे शुमार बताते हैं ब्यूरोक्रेसी में, अदलिया में, फौज में पंजाबियों की तादाद कितनी है और बाकी कौमों की कितनी है। जनाब आला, अगर पंजाब के लोग ज्यादा मेहनती और ज्यादा ज़हीन हैं तो उनको मौके भी तो ज्यादा ही मिलेंगे ना। जनाब, वकील साहब को लतीफे कहने का बड़ा शौक है। बहुत अजीब लतीफा कहा है आपने। क्या पंजाब के लोग कोई अलहदा कहना चाहते हैं कि जिनसे वो ज्यादा ज़हीन है? हरगिज़ नहीं। जो लोग बड़े भाई का साथ रचाकर छोटे भाइयों को लूटते हैं, चालाक हो सकते हैं, पढ़े लिखे या महज़ब नहीं। जज साहब, हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। जरूर, मगर अभी चंद बातों की वजाहत बाकी है। यकीन करें कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। हाँ, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत की इजाजत से मुल्ज़मान से पूछना चाहता हूँ कि आज जब हम इस्लामी दुनिया के पहले एटमी ताकत वाले मुल्क बन गए हैं तो मुल्ज़मान इस पर भी इतराज़ात हैं कि क्या इनसे हमें हुब्बे वतनी से शुबा नहीं होगा? ये एटमी धमाका पाकिस्तान के जर्नलों, वडीरों, खानों और चौधरियों के मफाद में हो सकता है, मगर गरीब अवाम का इसमें क्या फायदा है?
वो लोग जहाँ की अक्सरती आबादी गुर्बत की लाइन से नीचे की जिंदगी बसर कर रही है, एटमी तजुर्बात जैसे महंगे खर्च कर सकती है। हमारे शहर में अगर इतने पैसों से अस्पताल बनाए जाते, इनसे इंडस्ट्री लगती जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलती तो बेहतर होता। एटम बम कहां पर चलाएंगे आप? ये एटम बम दिल्ली में आपका लाहौर बन जाएगा इससे? कितना दूर है आपका लाहौर दिल्ली से? और आपको पता है कितनी या इससे बर्बादियां होती हैं? वो लोग जिन्होंने ये कराया वो तो लंदन, अमेरिका, बर्तानिया में बैठकर मुजम्मती बयान तो जारी करेंगे, लेकिन उनको होगा कुछ नहीं इस एटमी धमाके से। जनाब वाला, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और कहना चाहूं कि पंजाबियों की वजह से बलूचिस्तान में जितना नफरत पाया जाता है कहीं और नहीं पाया जाएगा। इसके पीछे भी बहुत सारी हकीकतें हैं। जनाब वाला, वहां पे जहां ब्यूरोक्रेसी में दूसरे जितने भी बड़े इदारे हैं वहां पर पंजाबी ही पंजाबी हैं, और वो अपने लिए यहीं से माली मंगवाते हैं, यहीं से चौकीदार मंगवाते हैं, यहीं से नाई मंगवाते हैं। क्या बलोच कौम इतने नालायक है कि वो मालीगिरी का काम नहीं कर सकते हैं? क्या बलोच कौम इतने नालायक है कि वो धोबी नहीं बन सकते हैं? जनाब वाला, इससे अगर नफरत नहीं होगी लोगों में तो किस बात से होगी? जनाब वाला, बलूचिस्तान में बहुत साल पहले एक तंजीम बनी थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नाम से, जिसको खत्म करने में फौज ने बहुत ज्यादा किरदार अदा किया। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो तंजीम आज फिर स्टैब्लिश हो गई है, फिर बन गई है, और अपने वहां पर जो भी उनको करना है वो अंडरग्राउंड कर रहे हैं और करते जाएंगे, और ये एक बहुत ही खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। इसके अलावा जो पंजाबी हैं वो ये नहीं चाहते कि बलोच कौम तालीम हासिल करे। मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ जहाँ पर खुला नकल हो रहा है। जनाब वाला, जिस दिन कोई चेकिंग के लिए आता है तो पहले से ऑर्डर भेज देते हैं कि जी जनाब आ रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट हाथ में खड़े रहे और वापस हो जाते हैं, ताकि ये नकल करे और अपनी जिंदगी बर्बाद तबाह कर दे। इनमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, और वाकई हम तबाह बर्बाद हैं तो सिर्फ और सिर्फ पंजाबी की वजह से। हमारे बलूचिस्तान में कौन कौन से मसाइल हैं जो पूरी दुनिया में है और बलूचिस्तान में नहीं? जनाब वाला, गैस वहीं से निकलती है, और सुई गैस जिसके नाम से है, कोई गैस सुई में मौजूद नहीं है। शर्म की बात नहीं है। जिन शहरों से गुजरती है उनको ये गैस कनेक्शन देने की इजाजत नहीं है। सेंडर प्रोजेक्ट जिसको चाइना चला रही थी, जिससे सोने, तांबे, दूसरे बहुत सारे जो है वसाइल पैदा हो रहे थे, उनमें भी सारा सब कुछ पंजाबियों की इजाजत थी। जनाब वाला, वहां की सड़कें देखिए आप, 2-3 शहरों में जहां पर सिर्फ इन्होंने सड़कें बनाई हुई है और बाकी सब बहुत ही खस्ता हालत में है। जनाब वाला, अदालत का कीमती वक्त बर्बाद किया जा रहा है। मैं अदालत से गुजारिश करूंगी कि कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। जनाब वाला, हमारी जिंदगियों से ज्यादा आपका ये वक्त कीमती नहीं हो सकता। मैं सड़कों के मुताबिक कहना चाह रहा था कि जिस शहर से मेरा ताल्लुक है खुलदार, वहां पर एशिया फाउंडेशन एक एनजीओ है, उन्होंने रिसर्च की थी कि वहां पर पूरे एशिया में सबसे ज्यादा डिलीवरी केसेस में अमौत होती है, बच्चे की और उसकी मां की। लेकिन इसके बावजूद वहां पर सड़कें नहीं है। वहां पर 10 में से 3 औरतें डिलीवरी केसेस में अपने बच्चों के साथ मर जाती हैं, और उनको वहां से लाने के लिए कोई सवारी मौजूद नहीं, कोई एम्बुलेंस नहीं। और आपको पता है कि वो औरतें डिलीवरी केसेस के दौरान किस चीज में अस्पताल तक पहुंचाई जाती हैं शहरों में? ट्रैक्टर की गाड़ियों में। जनाब वाला, शायद आप लोगों को इन ट्रालियों का पता ही नहीं कि ये ट्राली क्या होते थे, लेकिन हमसे पूछें कि वो क्या होते हैं। जनाब वाला, आप आज आप लोगों की अदालत में जो कुछ कहना था वो कह दिया, लेकिन बहुत कुछ दिल में है। वहां से वकील साहब बता रही है कि हमारा वक्त जाया हो रहा है। इंशाल्लाह आपसे जब भी मुलाकात होगी आप हमारे मसाइल के ऊपर बात करेंगे, हम आपके सामने हैं और आपके साथ बात करेंगे, और ये बातें हमें उम्मीद है कि आप आगे तक पहुंचाएंगी। शुक्रिया। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि वो हमारे पंजाबी भाइयों को बोलने की इजाजत फरमाए। अदालत पंजाबी भाइयों को भी मौका फराहम करती है। सामने
बात याद आए लाली अखियां दी कोई दस दिए लाली अखियां दी कोई दस दिए रोए तुसी भी हो रोए असी भी हां जागण वालिया रज के लुटिया जागण वालिया रज के लुटिया सोए तुसी भी हो सोए असी भी हां आजादी दे सूरज हेठा मोए तुसी भी हो मोए असी भी हां जब से पाकिस्तान बना है तब से गालियां गिले शिकवे और ताने हमारा मुकद्दर है। जनाबे वाला बंगाल में किसी बंगाली पर गोली मैंने नहीं चलाई मगर उसकी सजा मुझे भुगतना पड़ी। मैंने किसी सिंधी का रसद नहीं किया, एटम बम चागी में मैंने नहीं चलाया मगर वो यूं महसूस होता है कि जैसे वो मेरे घर में ही फटा हो। अफगान लड़ाई के भयानक नतीजे कलाशनकोव और तिरवन की वजह से हमारी नस्लें तबाह हो गई मगर हम नहीं बोले और जहां तक मुमकिन हुआ हमने बड़े भाई का किरदार निभाया। हम इन सब लोगों की ये बातें भी मानते हैं मगर कभी इन्होंने ये सोचा है जो फौजी इनको मारता है वो हमारे साथ क्या करता है? जो रिटायर्ड फौजी सिंध की जमीनें अलॉट करवाता है वो पंजाब की जमीनों पर भी वही कुछ करता है जो सिंध में करता है। आजकल ओकारा पीरोवाल में 10 लाख मजाहीन को फौज ने घेरा हुआ है जिनमें से कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, उनकी बिजली पानी बंद कर दिया गया। तो क्या वो मजलूम पंजाबी नहीं? अखबार हो या टीवी रेडियो हर वीडियो पर जालिमों का कब्जा है। वो अपनी खबरें लगवाते हैं और आप तक कोई खबर नहीं पहुंचने देते। हमारी बेनबी तो उनकी बका है। ये क्या बातें शुरू हो गई है? मैंने तो ये सोचकर आपको बोलने की इजाजत दी थी कि इन लोगों को आप समझाएंगे। मुझे तो आप सबकी ये चाह लगती है। अरे जल्दी से फौज को बुलाओ वरना कहीं ये मजलूम एक दूसरे से मिल गए तो। जनाबे वाला मुझे ये लोग पंजाबी नहीं बल्कि रात या झंड लगते हैं जो छोटी कौमों को भड़काकर पाकिस्तान को तोड़ने का मंसूबा बना रहे हैं। ये बात एक मजाक से बढ़कर क्या हो सकती है? जनाबे वाला मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं देता। एक बात बताएं, क्या सारे सिंधी मजलूम हैं? क्या सारे बलोची मजलूम हैं? क्या पठानों के खान भी मजलूम हैं? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बडेरा, खान या चौधरी किस तरह मजलूम हो सकता है? तो क्या बडेरा सिंधी नहीं? क्या खान पठान नहीं? आप राय मेहरबानी यहाँ से चले जाएं वरना आप पर भी कोई फर्जी जारी कर दी जाएगी। हम अपनी बात पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बेशक ये कानूनी अदालत हो लेकिन हम अपनी बात पूरी किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। बात तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो बहुत ही सादा है। हर कौम तबकाती होती है जिसमें एक तबका जालिम है तो दूसरा तबका मजलूम। जैसे सिंधी बडेरा जालिम है तो हाजी मजलूम है, खान जालिम है तो गरीब पठान मजलूम तुम। इसी तरह एक जालिम पंजाबी है तो दूसरा मजलूम पंजाबी। सारी बात तबकाती मफाद की है मगर अफसोस कि हमको इसका शौक नहीं। जुल्म करने वाले फौरन एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, वो आपस में गलतफहमियों का शिकार हैं और एक दूसरे से लड़ते हैं। इसी में जालिम का मफाद है। और मैं अपनी जुबान की बात करूं, लोगों ने तमाम सूबों में अपने मसाइल पेश किए। मैं अपना एक छोटा सा मसला आपकी अदालत में पेश करता हूं कि उर्दू बोलने वालों ने सिंध की सकाफत को तबाह करने की कोशिश की मगर सिंध ने तो अंग्रेजों के वक्त ही ये मनवा लिया था कि उनकी सरकारी जुबान सिंधी होगी। इसी तरह हिंदुस्तान की बाकी कौमों के पास भी अपनी माँ बोली बोलने का हक था। मगर क्या आप जानते हैं कि पंजाब में पंजाबी अपनी माँ बोली नहीं पढ़ सकते और ना ही लिख सकते हैं। हमारी मातृ जुबान उर्दू बना दी गई। जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई उसको गद्दार कहकर जेलों में बंद कर दिया गया। मजहब के नाम पर हमारी धरती माँ को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। क्या ये जुल्म की इंतहा नहीं? इस जुल्म पर कोई सिंधी नहीं बोला, कोई बलोची नहीं बोला, कोई पठान नहीं बोला। यही बात तो हम समझाना चाहते हैं कि हमें जानना होगा, समझना होगा और मानना होगा कि जालिम की कोई कौम नहीं, वो महज जालिम होता है। अगर सारे जालिम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर हमारे खिलाफ सोच सकते हैं तो क्या हम मजलूम एक दूसरे की ताकत नहीं बन सकते? हाँ, तो आप
दोस्तों मिलकर ये ऐड करें तो मिलकर जिएंगे और मिलकर मरेंगे। हम